दोस्तों, कभी कभी जो संकट सामने दिखता है वो भीतर से और ज्यादा गहरा होता है। और 20 जुलाई के बाद, संसद के घेराव के बाद, मोदी सरकार का संकट गहराता जा रहा है। और सच यह है कि यह संकट इतना गहरा है कि ये जो 2G लीडर्स हैं, 2 गुजराती लीडर्स मोदी और शाह, इनके बीच भी सब कुछ ठीक नहीं है। 20 जुलाई के बाद ऑल इज नॉट वेल इन गुजरात लॉबी। अब दोस्तों, पिछले 8 दिन से अमित शाह संसद तो जा रहे हैं, सदन जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। लोकसभा नहीं जा रहे, राज्यसभा नहीं जा रहे, और बाहर संसद में उनके इस्तीफे की लगातार मांग हो रही। शाह साहब का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है, बॉडी लैंग्वेज बयां कर रही है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि नरेंद्र मोदी कल ही उनका इस्तीफा ले लेंगे, नरेंद्र मोदी अमित शाह को कुर्बान कर देंगे, ऐसा तो नहीं होने जा रहा है। लेकिन एक बात बिल्कुल सच है कि पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, अमित शाह का कैंप और मोदी का कैंप, इनके बीच में भारी कंफ्यूजन है। और इसके चलते सरकार में भी असमंजस की विकट स्थिति है। अब दोस्तों, अंदर की बात यह है कि 20 जुलाई से पहले ही अमित शाह और मोदी के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर पहली बार मतभेद देखे गए। अब ऐसा कहा जाता है कि धर्मेंद्र प्रधान अमित शाह के ही आदमी हैं, काफी क्लोज है, अमित शाह उनके बॉस हैं। चुनाव का सारा खेल धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, भूपेंद्र यादव ही करते हैं। अमित शाह नहीं चाहते थे कि धर्मेंद्र प्रधान का किसी भी कीमत पर इस्तीफा हो। वो चाहते थे कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैठकर एक रणनीति बनाई जाए और फिर संसद में जो कुछ है पेपर लीक पर, उसका जवाब विपक्ष को दिया जाए। ये अमित शाह का स्टैंड था। मीटिंग भी हुई, मोदी के साथ मीटिंग भी हुई, लेकिन मोदी एग्री नहीं कर रहे थे। और फिर 20 जुलाई को जिस तरह से अमित शाह की खुफिया एजेंसियां फेल हुई, 20 जुलाई को अमित शाह की सीआरपीएफ, अमित शाह की रैपिड एक्शन फोर्स, अमित शाह की दिल्ली पुलिस, जिस तरह से छात्रों का उन्होंने दमन किया, लाठीचार्ज की, पैलेट गन्स चलाए, तो मामला और संगीन हो गया। और यही नहीं, जिस तरह से मोदी को टारगेट किया गया, मोदी को लेकर तमाम मीम्स बने, गालियों के वीडियो वायरल हुए, मोदी को ऐसा लगने लगा कि टारगेट पर वो आ गए हैं। और तब मोदी ने अकेले फैसला लिया कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं इस पूरी रणनीति में अमित शाह किनारे थे। और सच्चाई यह है कि मोदी ने खुद ही डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज की। वो खुद ही रील पर आए, इंस्टाग्राम पर आए, खुद रील बना के जो है सीधे जेनजी से बात करने लगे। और मोदी के ही जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के डिप्टी हैं, डिप्टी मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जितेंद्र सिंह, मोदी के आदमी हैं, मोदी के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के, इस मंत्री को यानी जितेंद्र सिंह को आगे किया, साथ में नड्डा को किया गया और कहा कि जाइए आप कांग्रेस जनता पार्टी से निगोशिएट करिए। यानी जो निगोशिएशंस हो रहे थे जेनजी के साथ, छात्रों के साथ, वो मोदी का दफ्तर ही कर रहा था। नड्डा सिर्फ एक मोरे थे, जितेंद्र सिंह प्रधानमंत्री मोदी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो सारी डील पीएमओ ने करी और इस डील में शाह साहब नहीं थे। अब दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं हुई। 20 जुलाई को जब संसद का घेराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, यह खबर सुर्खियों में थी, उसी वक्त एक और घटनाक्रम देश में हो रहा था। 2 जगह हो रहा था, बांकीपुर, पटना, यहां पर उपचुनाव हो रहा था। यह उपचुनाव नितिन नवीन, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के, मोदी के चेले, इनकी सिटिंग सीट पर चुनाव हो रहा था। और उधर मध्य प्रदेश डबल इंजन की सरकार में एक और क्रूशल इलेक्शन था दतिया में, जहां सीधी फाइट बीजेपी कांग्रेस में थी। और इत्तेफाक देखिए कि जो अमित शाह बंगाल जिता देते हैं तिगड़म से, जैसे भी बिहार जिता देते, महाराष्ट्र जिता देते हैं, खेल करके जैसे भी, ये जो दोनों उपचुनाव थे, ना बांकीपुर में अमित शाह की छाप दिखी, न दतिया में दिखी। दोनों चुनाव से दूर रहे। सच्चाई तो यह है कि दतिया में जिस तरह से अमित शाह के जो चेले हैं, नरोत्तम मिश्रा, उनका टिकट काटा गया, किसी दूसरे भाजपा उम्मीदवार को दे दिया गया। शाह खुश नहीं थे अंदर ही अंदर। और जहां तक बांकीपुर की बात है, अमित शाह की लॉबी ने नितिन नवीन का जो पहला कैंडिडेट था उसी को हटवा दिया। दूसरा कैंडिडेट आया, वो उस लायक भी नहीं था, पहले के लायक भी नहीं था। और नतीजा यह हुआ कि ये दोनों उपचुनाव जो बीजेपी के लिए बहुत क्रूशल थे, बीजेपी हार गई, औंधे मुंह गिरी। और लोग तो ये भी कहते हैं कि बीजेपी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। और ये भी सवाल है
कि अमित शाह इन चुनाव से क्यों दूर रहे, क्या वजह थी। दोस्तों सोचिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जिसको मोदी जी अपना बॉस कहते हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने गढ़ से चुनाव हार जाए, अपनी सिटिंग सीट जहां पर वो एमएलए थे, अब तो खैर राज्यसभा के एमपी हैं, जो सीट उन्होंने छोड़ी थी, जिस पर चुनाव हो रहा था, बाई इलेक्शन हो रहा था, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हार जाए। सच्चाई ये भी है कि नीतीश कुमार की पार्टी ने भी मदद नहीं की, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी अमित शाह चलाते हैं। और इसका नतीजा देखिए, आज नतीजा देखिए। ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। इसका नतीजा ये हुआ कि आज मोदी जी की 1-to-1 मीटिंग हुई नीतीश कुमार से। वो नीतीश कुमार जिनकी कोई तस्वीर मोदी के साथ पिछले 1.5-2 महीने में आपको नहीं दिखेगी। आज मोदी जी चाय पिला रहे हैं नीतीश कुमार को, आज मोदी जी गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं नीतीश कुमार से। क्यों? क्योंकि नीतीश का वोट नहीं मिला उनको बांकीपुर में। उधर मोदी की अनुपस्थिति में, क्योंकि मोदी तो सदन जाते नहीं हैं, बहुत कम जाते हैं, मोदी की अनुपस्थिति में लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सारा मोर्चा अमित शाह संभालते रहे। लेकिन इस बार मोदी जा नहीं रहे और अमित शाह सदन में देखे नहीं गए। बाहर बैनर लगे हुए हैं, रोज वहां पर प्रदर्शन हो रहा है संसद के बाहर कि अमित शाह लापता कहां हैं, अमित शाह गायब कहां हैं, अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है। और अमित शाह सदन में नहीं जा रहे, संसद में आ रहे हैं, सदन में नहीं जा रहे। अब एक और खास अहम पॉइंट पर गौर करिए। जब भी संसद के अंदर कोई बिल आता है, इंपॉर्टेंट बहस होती है, तो मोदी जी नहीं, संसदीय मंत्री किरण रिजिजू नहीं, अमित शाह सारी फील्डिंग सजाते हैं, सारा प्लान अमित शाह तैयार करते हैं। लेकिन इस बार जब पेपर लीक संशोधन बिल पर बहस हो रही थी, इंपॉर्टेंट बहस, वहां पर अमित शाह नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, पहली बार मोदी जी के डिप्टी यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के मंत्री, राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, जो छात्रों से निगोशिएशन कर रहे थे मोदी के बिहाफ पे, इस बार जितेंद्र सिंह बिल लेके आए। यानी सोचिए, शिक्षा मंत्री जो नए बैठे हुए हैं, लेकिन बिल कौन ला रहा है, बहस कौन कर रहा है, जवाब कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह कर रहे हैं। यानी संसद की भी सारी कार्रवाई प्रधानमंत्री के दफ्तर से ही नियंत्रित हो रही थी और सीन में शाह नहीं दिख रहे थे फॉर द फर्स्ट टाइम। और आज जब एनडीए की मीटिंग हुई, हर मंगलवार को मीटिंग होती है, आज जब मीटिंग हुई एनडीए की, तो मोदी भी थे, शाह भी गए थे। लेकिन आप जरा तस्वीर देखिए, ये मोदी जी अपने चेले नितिन नवीन से, अपने बॉस से सॉरी, बात कर रहे हैं, और शाह साहब देखिए किधर देख रहे हैं। इस बॉडी लैंग्वेज को देखिए, और इस तस्वीर के साथ साथ ये वीडियो भी देख लीजिए, और अमित शाह की चाल, उनके चेहरे के भाव को पढ़ने की कोशिश करिए। दोस्तों, अगर मोदी जी का आप कैंप देखें तो उस कैंप का ये मानना है कि जिस तरह से शाह ने, अमित शाह ने, गृह मंत्री ने 20 जुलाई की सिचुएशन को टैकल किया, पैलेट गन चलवा दी, या फिर आंसू गैस के गोले दगवा दिए, या फिर कीलों वाले डंडे से पिटाई कर दी, ये जो हुआ, कहीं ना कहीं ओवरबोर्ड चले गए अमित शाह, ओवरबोर्ड चले गए, और एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन दिखा। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इंटेलिजेंस ब्यूरो, दिल्ली पुलिस, होम सेक्रेटरी, एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन दिखा। ये मोदी जी का कैंप मानता है। और यही नहीं, जिस तरह से इंटेलिजेंस ब्यूरो का आकलन फेल हुआ कि कितनी भीड़ आएगी, कितने लोग आएंगे, इसका कोई आइडिया नहीं था, भीड़ बढ़ती जा रही थी। या फिर सोनम वांगचुक का जो ऑपरेशन हुआ, जो एक ट्रिगर पॉइंट था, डॉक्टर्स के भेष में, वार्ड बॉय के भेष में पुलिस आई, उठा के ले गई, ये सब कुछ प्राइम मिनिस्टर के करीबी लोगों का मानना है कि अमित शाह की जो पुलिस थी, उनके जो अधिकारी थे, उनका जो खुफिया तंत्र था, वो कहीं ना कहीं असेस नहीं कर पाया, और मोदी जी की इसमें बहुत फजीयत हुई है। अब दोस्तों, कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन दिख रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में और होम मिनिस्टर के ऑफिस में, जिसकी वजह से स्थिति विस्फोटक हो गई। मोदी हो सकता है खुश ना हो, जितनी फजीयत उनकी हुई है, उनको रील अकेले बनाना पड़ा, अकेले डैमेज कंट्रोल करना पड़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है तो मोदी शाह को कुर्बान कर देंगे, अपने हमराज को कुर्बान कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि शाह कुर्बान हुए तो अगली कुर्बानी फिर सरकार की होगी। सुनिए यशवंत सिन्हा साहब को, सुनिए, मोदी जी के सीनियर रहे, मंत्री रहे, केंद्र में वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, वाजपेयी के साथी रहे। मोदी जी मुझे लगता है कि इस बात को महसूस कर चुके हैं
जैसा आपने कहा कि अमित शाह का इस्तीफा उनका इस्तीफा होगा, उनका इस्तीफा होगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन जितनी घटनाएं घटी हैं उसमें ये दोनों बराबर के साझेदार रहे हैं, चाहे वो गुजरात में घटी हो चाहे केंद्र में घटी हो पिछले 12 वर्षों में जी। तो इसलिए मोदी अमित शाह का जाना मतलब होगा मोदी का जाना, फिर ये सरकार टिक नहीं पाएगी, इस सरकार को जाना पड़ेगा। यशवंत सिन्हा भी मान रहे हैं कि शाह कुर्बान हुए तो फिर सरकार का नंबर आ सकता है, सरकार भी गिर सकती है। दोस्तों, यहाँ जो बड़ी बात, जो बड़ा सवाल मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि शाह कुर्बान हो ना हो, लेकिन एक चीज जो बहुत साफ दिख रही है, जो संकट भीतर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों टॉप लीडर्स में जो सरकार चलाते हैं, 2 गुजराती लीडर्स, इनके बीच में असमंजस की स्थिति है, कंफ्यूजन है, और ये कंफ्यूजन कहीं ना कहीं सरकार में साफ दिख रहा है। और वैसे भी जब तख्त हिलता है तो बादशाह और वजीर में भी अनबन हो जाती है, ये पहला लक्षण होता है। अब दोस्तों, ऐसी स्थिति में अगर जेनजी ने दोबारा आंदोलन कर दिया फिर क्या होगा? उल्टी गिनती शुरू होगी गुजरात लॉबी की, सरकार पर बन आएगी। और क्या मोदी 2029 तक अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे? 2029 की छोड़िए, 2029 तक की मैं बात कर रहा हूं।